हेलो नेक्स्ट स्टडी प्लेटफॉर्म की फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो बच्चों देखो, हमारी जो पार्ट नंबर 3 है वो चल रहा है और आज हमारा क्लास 3 चलने वाला है इस चैप्टर का। एसिड बेस वाले का, अम्ल और क्षार वाले का आज हम पढ़ेंगे। क्लास नंबर 3 है आपका, पार्ट नंबर 3 हम पढ़ने वाले हैं। पिछली दो क्लासेस के अंदर मैंने टोटल आपको बता दिया एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो क्लासेस देख ली होंगी, अगर नहीं देखी है तो देख लेना जरूर, ठीक है। क्योंकि बच्चों अभी व्यूज नहीं आ रहे हैं, सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, लेकिन याद रखना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप भी सपोर्ट करेंगे और मैं भी आपको हर एक बिंदु तक आपको सपोर्ट करूंगा, हर उस बिंदु तक, चरम बिंदु तक, जहां तक मेरा हौस बन सके मुझसे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो बच्चों मैं उम्मीद यही करता हूं आप लोग शेयर जरूर करेंगे, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को जरूर जोड़ेंगे, और ताकि थोड़ा इंक्रीजमेंट आज के थोड़ी वृद्धि हो सके, जिससे मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए क्लासेस कंटिन्यू रख पाऊं। तो शुरू करते हैं बच्चों, आप आज का हमारा जो अध्याय है वो शुरू करने वाले हैं। अमल और क्षार का पिछली दो क्लासेस मैंने आपकी ले ली, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने वो पीछे की दो क्लासेस देखी। अब आपका सीधा सिंपल जवाब रहेगा नहीं सर, हमने जो पीछे क्लासेस देखी हैं वो हमने अभी तक रिवीजन नहीं किया। तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना जिंदगी में, अगर हम या फिर आप जो हमने पढ़ा है, जैसे मैं आपको बोलूं जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना जरूरी है। अब पैटर्न दो चीज से फॉलो करता है बच्चों, रिवीजन के पैटर्न दो होते हैं बच्चों। मैंने रिवीजन की बात करी तो रिवीजन का पैटर्न दो होता है। एक तो आप क्लास लेते हो और क्लास के साथ में क्या करते हो, आप रिवीजन करते हो। और दूसरा, आप क्लास लेते हो कंटिन्यू पूरी वीक में और फिर आप रिवीजन करते हो। अब इसलिए मैंने आपकी 3 दिन क्लासेस लगाई हैं, ताकि आप जो बाकी के 3 दिन बचे हुए हैं उन 3 दिन में उस चैप्टर का रिवीजन कर सको, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ ही मैं आपको ये 3 दिन छोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी मैं 3 3 दिन छोड़ के भी आपको करवाऊंगा तो हमारे पास में टाइम सफिशियंट है कि आराम से हम पढ़ सकते हैं। अब मैंने इसलिए सोचा कि आपको 3 दिन तक मैं क्लासेस दूंगा और 3 दिन आप रिवीजन करेंगे अल्टरनेट, ठीक है ना। एक एक दिन छोड़ के एक दिन हम पढ़ने वाले हैं, 3 दिन आप रिवीजन करेंगे। जिस दिन मैं पढ़ाऊं, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने मंडे को क्लास ली, ठीक है, तो ट्यूसडे को हमारा क्या रहेगा, बीच में गैप रहेगा। तो आप क्या करेंगे, जो मंडे का पढ़ा हुआ है उसको आप ट्यूसडे वाले दिन क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। मंगलवार के दिन क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब वेनेसडे को जैसे ही हमारी क्लास आई तो आपको पीछे वाला पूरा याद होना चाहिए। ये मेन पॉइंट है हमारे इस चैप्टर का, किसी भी सोल्यूशन का, किसी भी बैच का एक मेन मुद्दा होता है कि जो भी हम करते हैं उसका रिवीजन पहले जरूरी होता है। वेनेसडे को जो हम क्लास डालेंगे, फिर थर्सडे का ऑफ रहेगा बीच में, तो आप इसका रिवीजन इस दिन करेंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, फ्राइडे को क्लास लेंगे, फिर सैटरडे को क्या करेंगे, इस क्लास का रिवीजन करेंगे। बस ये पैटर्न आपको फॉलो करना है बच्चों। अभी मेरे साथ साथ में जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे ही आप मेरे को फॉलो करते जाइए, देखना एक दिन हम बेहतरीन रिजल्ट के साथ में और बेहतरीन तैयारी के साथ में आपके सामने होंगे और आप मेरे सामने होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसी तरीके से मुझे फॉलो करेंगे और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे सकूं, ताकि आपको कोई कमी महसूस न हो कि आखिरकार यार हमने ये नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इस चीज को आप भूल जाइए, क्योंकि मैं खुद पहले आपके लिए नोट्स तैयार करूंगा, फिर मैं उन नोट्स को देखूंगा और फिर उन नोट्स को देखकर जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मेरे को पढ़ाने लगता है, लायक लगता है कि भाई ये चीज अच्छी है, ये आपको बतानी चाहिए, और जो चीज अच्छी नहीं है कि बताने वाली नहीं है, तो मैं उसको स्किप करूंगा, ठीक है। क्योंकि वो इंपोर्टेंट रूल नहीं अदा करती, जो चीज नहीं इंपोर्टेंट रूल कर दिए उसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और जो काम की चीजें हैं उसको हम सारी के सारी कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 इस चैप्टर का, जो आपका है अम्ल और क्षार और लवण वाला। इसका मैं आज पार्ट नंबर 3 करने वाला हूँ। और ध्यान से देखना है बच्चों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है, क्लास को जरूर देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आप भागते रहोगे ना बच्चों तो कुछ ही समझ में नहीं आने वाला है, बने रहना है। पहले मैं आपको एक चीज नोट करवाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा, तो आप अच्छे से नोट कीजिए। तो आज का हमारा पॉइंट रहने वाला है, मैंने आपको कल बताया भी था कि हमारा जो पॉइंट है आज वो है आपका, लिखिए, सूचकांक।
क्या बताया था मैंने कल? बताया था आपको सार्वत्रिक सूचक या फिर पीएच स्केल। तो हमारा आज का पॉइंट है, लिखिए सार्वत्रिक सार्वत्रिक सूचक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पीएच स्केल। अब इसके बारे में थोड़ा बेसिकली मैं आपको बता देता हूं। इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है, प्रबलता का पता चलता है कि जो भी हमको सॉल्यूशन दिया जाएगा, जो भी हमको विलियन दिया जाएगा, उसकी प्रबलता के बारे में हमें पता लगता है कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। क्योंकि हम किसी भी विलियन की प्रबलता से, उसकी स्ट्रेंथ से यह पता लगा सकते हैं कि ये जो विलियन है वो हमको H प्लस देगा या फिर OH माइनस देगा। जिस प्रकार से वो अपना डोनेट करेगा, H प्लस डोनेट करेगा या दान करेगा या OH माइनस दान करेगा जलीय विलियन के अंदर, तो हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, एसिड है और ये क्या है, बेस है। ठीक है ना? तो इसी पर मैं आपको लिखाने वाला हूँ, यही होता है प्राकृतिक सूचक। तो आप इसको लिख लीजिए, आराम से लिखाऊंगा मैं, पहले आपको लिखाने वाला हूँ, फिर आपको अच्छे से करना है। नोट्स मैंने बेहतरीन तैयार किए आपके लिए, जितना मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूँ उतना मैं शॉर्ट आपके लिए कर रहा हूँ, जितना मैं आसान तरीके से लिखना चाह रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। जैसे ये नोट्स आपके कंप्लीट मेरे पास में बन जाएंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं अवेलेबल करवा दूंगा। और जहां तक मेरी कोशिश रहेगी तो हर चैप्टर के पीछे, हर चैप्टर के लास्ट का जो वीडियो रहेगा उसके नीचे मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, तो देखिए, तो अब शुरू करते हैं पीएच स्केल सार्वत्रिक सूचक के बारे में। देखिए, अम्ल एवं क्षार की प्रबलता का पता करने के लिए सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो लिखिए, अम्ल अम्ल व क्षार की अम्ल व क्षार की प्रबलता का प्रबलता का पता करने के लिए पता करने के लिए सार्वत्रिक सूचक का पता करने के लिए सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग किया जाता है। सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, मैं क्योंकि मैं बात किस चीज की कर रहा हूँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ सार्वत्रिक सूचक की, प्रयोग किया जाता है। हैंड राइटिंग में अगर आपको समझ में नहीं है तो बच्चों बोल देना है, कमेंट में जरूर बताना, जहां से तो मैं अगली क्लास के अंदर उस चीज को समझा दूंगा आपको। क्योंकि अभी लाइव क्लासेस हम अटेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में ग्रोथ नहीं है, बच्चे अभी इतने जुड़े नहीं है। जैसे बच्चे जुड़ेंगे तो हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, आगे लिखिए, इसके अंदर सेकंड पॉइंट है, यह सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिखिए, यह सार्वत्रिक सूचक यह सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का अनेक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। इससे अम्ल व क्षार की प्रकृति के साथ साथ इनकी प्रबलता भी पता लगाया जा सकता है। इससे अम्ल व क्षार की अम्ल व क्षार की अम्ल व क्षार की प्रकृति के साथ साथ प्रकृति के साथ साथ इनकी प्रबलता का भी प्रबलता प्रबलता का भी पता लगाया जा सकता है। पता लगाया जा सकता है। उससे आप क्या कहते हैं, सार्वत्रिक सूचकांक कहते हैं। किसी विलयन में H प्लस की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें रहेगा, किसी विलयन की किसी विलयन में किसी विलयन में H प्लस आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों से दर्शाया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है। दर्शाया जाता है। अब देखिए बच्चों, पहले हम इसको समझेंगे कि इसमें आखिरकार बोल क्या रहा है। क्योंकि
हमने लिख तो लिया है, अब आपको मैं समझाता हूँ कि आखिरकार सार्वत्रिक सूचक जो होता है, जो इंडेक्स ये होता है, इंडिकेट्स जो होता है वो क्या होता है। अब देखिए इसको समझेंगे कि ये क्या बोल रहा है। अम्ल व क्षार की प्रबलता का पता करने के लिए सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग किया जाता है। प्रबलता का मतलब ये होता है कि जो दिया गया जो अम्ल है, दिया गया जो क्षार है, वो कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, मतलब वो कितना प्रभावी है, किसी विलेन में वो कितना प्रभावी है, मतलब उसमें खट्टापन कितना है, उसमें कड़वापन कितना है, वो होती है उसकी प्रबलता। ठीक है, यह सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये यहाँ पर जो बात है काम की है, इसमें क्या बोला गया है, यह जो सार्वत्रिक सूचक होता है ये अनेक सूचकों क्या होता है बच्चों, मिश्रण होता है। इससे अम्ल व क्षार की प्रकृति के साथ साथ इसकी प्रबलता का भी पता लगाया जा सकता है। अब हमें उसकी प्रकृति के बारे में पता लग सकता है कि ये दुर्बल प्रकृति का है या प्रबल प्रकृति का है। उसके साथ साथ उसकी प्रबलता का भी पता लगाया जा सकता है कि ये कितना हार्ड है, कितना H प्लस आयन देगा। दूसरा है, किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रताओं को विभिन्न रंगों से दर्शाया जाता है। किसी विलयन में H प्लस आयन कितने दे रहा है, अगर वो जितने ज्यादा H प्लस आयन देगा तो वो उतना ही अम्लीय होगा, जितने ज्यादा H प्लस आयन कम देगा तो वो उतना ही क्षारीय होगा, और उसी के अनुसार वो रंग भी चेंजमेंट करता रहेगा, वही रंग बदलता रहेगा, और रंग विभिन्न विभिन्न दर्शाने वाला है। तो ये आखिरकार आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे बच्चों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पीएच स्केल के बारे में समझने वाले हैं। आगे हम समझेंगे बच्चों पीएच स्केल के बारे में। यहाँ पर इसलिए मैंने आपको दोनों पॉइंट साथ में कंबाइंड बताए हैं कि पीएच स्केल और सार्वत्रिक सूचकांक क्या होता है। अब हम पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। सोरेनसन जो वैज्ञानिक नाम है उनको उन्होंने दिया था, हाँ, अब लिखिए। अब बात करूंगा पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होता है, किसी विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, लिखिए, किसी विलियन में, किसी विलियन में, किसी विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए सोरेसन नामक वैज्ञानिक ने, नामक वैज्ञानिक ने 1989 में, 1989 में एक स्केल विकसित किया, एक स्केल विकसित किया जिसे पीएच स्केल नाम दिया गया, नाम दिया गया। क्या बोला, किसी विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक सोरेसन ने 1989 में एक स्केल विकसित किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, इसमें P शब्द में पुषांश, पुषांश जो एक जर्मन शब्द है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ, जिसका अर्थ पोटेंशियल, पोटेन या शक्ति होता है, शक्ति होता है। ठीक है,
आपको पीच स्केल समझ में आ गया हो गया। ठीक है, आगे देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, किसी भी सतह में ये करना है बस। अब इसमें मुख्य बिंदु हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। अब सबसे पहले हमारा जो मैंने बताया आपको पेज स्केल के बारे में समझा दिया कि किसी विलियन में, एक बार आप बिल्कुल एक बार आना चाहते हैं वापस समझेंगे इसको, किसी विलियन में एच प्लस आइन। अब एच प्लस आइन क्या होता है, जो विलियन होता है वो अपने एच प्लस आइन देता है। तो एच प्लस आइन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जितनी अधिक सांद्रता होगी वो उतना ही कम क्या होगा, अम्लीय होगा। और जितनी कम सांद्रता होगी वो उतना ही अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। तो H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1989 में क्या किया बच्चों, एक स्केल विकसित किया। और उस स्केल को उसने क्या नाम दिया, पीएच स्केल नाम दिया। अब पीएच स्केल के अंदर पता लगता है कि आखिरकार जो पीएच स्केल है वो किस प्रकार से नाम पड़ा। तो आपको यहाँ पे मैं बताऊं, आपको यहाँ पर जो पीएच स्केल है, तो यहां से पी को तो मैंने आपको बता दिया पुषांश शब्द, क्या बताया बच्चों, पुषांश शब्द। और यहाँ पर जो एच है ये हो गया बच्चों एच प्लस आयन। ये H प्लस आयन की शक्ति के बारे में बताएगा कि जो H प्लस आयन है वो कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है, आखिरकार इसकी शक्ति कितनी है और कितनी कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको दर्शाने के लिए उन्होंने क्या एक दिया, स्केल दिया। उस स्केल को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। और पीएच स्केल के अंदर जो पी शब्द होता है उसको बोलते हैं जर्मन में पुषांश। जर्मन के पुषांश शब्द से बना है और जिसका मतलब होता है बच्चों शक्ति या फिर पोटेंस। क्या होता है, शक्ति या फिर पोटेंस। ठीक है, अब हम बताते हैं इसके मुख्य बिंदु। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं बच्चों जो हमें पीएच स्केल को समझने में मदद करते हैं। वो कौन से हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। मुख्य बिंदु लिखिए बच्चों आगे। घबराना बिल्कुल नहीं है बच्चों, देखो हमें आराम से एक एक चीज समझते हैं और समझते हुए चलना है, क्योंकि जितना हम आराम से पढ़ेंगे उतना ही टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं जो पीएच स्केल है आपका, उसके जो भी मेन बिंदु है, मुख्य पॉइंट है, उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु के अंदर क्या होता है बच्चों, इसमें आपको मैं पीएच स्केल के बारे में समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं कि पहला पॉइंट लिखिए, इस स्केल में, इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक, 14 तक अंक अंकित होते हैं, अंकित होते हैं। ठीक है, और यह स्केल विलियन की, विलियन की प्रबलता के साथ साथ, प्रबलता के साथ साथ उसका पीएच मान भी बताता है। क्या समझे बच्चों आप इससे, कि इस स्केल में वो 0 से लेकर 14 तक के अंक अंकित होते हैं और यह स्केल विलियन की प्रबलता के साथ साथ हमें पीएच मान भी बताता है। अब हम इसके स्केल के बारे में समझेंगे बच्चों। तो इस स्केल का डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि डायग्राम अच्छा सा बने आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है बच्चों। जितना मेरे से कोशिश होगी वो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ का मिड पॉइंट है, शायद ये होगा इसका मिड पॉइंट। हाँ ये हो गया इसका बच्चा, मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया। ये है बच्चों इसके अंदर, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। थोड़ा सा इसको एंडिंग में लेना है, जिस प्रकार से पीछे से है उसी प्रकार से यहाँ इसको लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको दो तरीके से आपको दर्शा रहा हूँ। देखना बच्चों, ये ऊपर वाला कॉर्नर है, इसको हम अलग कलर से बताएंगे।
ठीक है। और जो नीचे वाला कॉर्नर है इसको हम अलग कलर से बताएंगे। ठीक है, ये देखिए। अब मैं इसके अंदर आपको समझाऊं कि ये स्केल किस प्रकार से मैंने इसको रंग बताया है, मैंने रंग क्यों दिया, आप किस प्रकार से समझाएंगे। तो ये जो बिंदु होता है ये होता है आपका 0 पॉइंट, और ये जो होता है एंडिंग वाला ये होता है 14 मतलब 14 नंबर का, और यहाँ पर जो मिड पॉइंट होता है वो होता है 7 नंबर। ठीक है, अब मैं अलग अलग नाम रखूंगा इसके। यहाँ पर 7 नंबर हो गया। अब इसको बोलेंगे बच्चों उदासीन बिंदु। क्या बोलेंगे? उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे घटती हुई अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति और बढ़ती हुई, बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। इसमें इसका उल्टा करना है। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति और घटती हुई क्षारीय प्रकृति। ये है बच्चों पीएच स्केल। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये इसके अंदर अलग अलग रंग होता है, जैसे हल्का पीला हो गया, हल्का नीला हो गया, हल्का हरा हो गया। इस प्रकार से ये रंग डिनोट करे गए। तो ये आपको समझ में आ गया। ये आपको डायग्राम याद रखना है। पीएच स्केल के बारे में आपको पूछ सकता है कि आखिरकार पीएच स्केल क्या होता है, ये क्यों काम आता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसमें पी शब्द कहाँ से लिया गया है, सोरेनसन नाम की वैज्ञानिक की थी, 1989 में इसे खोज की थी, ये पूरा आपको बताना है। फिर बात करूं मैं इसका डायग्राम, जो डायग्राम इस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पर तो है बेस की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, क्षार की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इधर अम्ल की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर क्षार की मात्रा कम हो जाएगी। अब आगे लिखेंगे बच्चों इसके अंदर, यह एक सार्वत्रिक सूचक है, लिख लीजिए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। आगे देखिए, आगे देखिए बच्चों, आखिर का आपने अच्छे से बनाना है इसको, ठीक है ना, अच्छे से तैयार करना है। देखिए अब यह एक सार्वत्रिक सूचक है, यह एक, देखिए यह एक सार्वत्रिक सूचक है। दूसरा है हाइड्रोजनियम आयन की सांद्रता किसी कितनी अधिक होगी, पीएच मान उतना कम होगा। देखिए हाइड्रोजनियम आयन की, हाइड्रोजनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, विलयन का पीएच मान उतना ही कम होगा, ना ही कम होगा। दूसरा पॉइंट इसका रिवर्स कर देना है। सांद्रता जितनी कम होगी, पीएच का मान उतना ही अधिक होगा। समझ में आ गया बच्चों? तीसरा पॉइंट, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, 7 होता है।
अगला पॉइंट है पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो तो होगा बच्चों क्षारीय। पीएच मान 7 से कम होगा तो वो होगा बच्चों अम्लीय। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने लिखाया है। आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। अब एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, अगर प्रकृति कैसी होगी, अम्लीयता बढ़ेगी ना, अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी, तो सांद्रता क्या होगी बच्चों इसकी, घटेगी। और अम्लीयता घटेगी तो सांद्रता क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। इसमें आप ये याद रखना कि अगर H प्लस आयन बढ़ रहे हैं तब तो सांद्रता घटेगी, और H प्लस आयन कम हो रहे हैं तो सांद्रता क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। ये याद रखना, क्योंकि H प्लस आयन अगर कम होंगे तो कौन बढ़ेगा, OH माइनस बढ़ेगा, मतलब क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। और यहाँ पर अगर H प्लस आयन ज्यादा होंगे तो OH माइनस कम होगा, मतलब अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, मतलब क्षारीय प्रकृति घटेगी। ये याद रखना बच्चों। ये थी पीएच स्केल के बारे में सारी डिटेल। अब है इसके अंदर, इसके बारे में फिर से समझा देता हूँ आपको कि आखिरकार होता क्या है। पीएच स्केल एक सार्वभौम सूचक होता है, सार्वत्रिक सूचक होता है। हाइड्रोजनम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम होगा। मतलब सांद्रता अगर जितनी अधिक होगी ना, पीएच का मान भी क्या होगा बच्चों, उतना ही अधिक होगा, कम होगा। सांद्रता जितनी कम होगी और पीएच का मान उतना ही अधिक होगा। उल्टा सुल्टा एक दूसरे को करना है इसको में। उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है, और इसी के साथ साथ पीएच मान 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, क्षारीय। और पीएच मान 7 से कम होता है तो वो होता है बच्चों आपका अम्लीय होता है। अगर आपकी H प्लस बढ़ेंगे तो OH माइनस की मात्रा कम होगी, मतलब क्षारीय प्रकृति घटेगी। और अगर H प्लस आयन घटेंगे तो OH माइनस की आयन सांद्रता बढ़ेगी, मतलब क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। थोड़ा सा मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, फिर बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब इसके अंदर कुछ इंपोर्टेंट चीजें आती हैं। इस पीएच स्केल के अंदर जो आपका H प्लस है उसके आधार पर जो पीएच के मान है उनकी वैल्यू के आधार पर हम इनको, जो अम्ल है और क्षार है, जो एसिड है और जो बेस है, इनको हम अलग अलग क्रम में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों किसके बारे में, प्रबल अम्ल के बारे में बात करने वाला हूं, ध्यान से रखना। हाँ, पहला लिखिए बच्चों प्रबल अम्ल, पहले लिख लीजिए प्रबल अम्ल। जिस विलियन में अधिक संख्या में H प्लस आयन हो, ये अम्ल अम्ल जो अम्ल किसी विलियन में, किसी विलियन अधिक संख्या, किसी विलियन अधिक संख्या H प्लस आयन देते हैं, देते हैं, वो प्रबल अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। इसके अंदर याद रखना बच्चों, हाइड्रोजन एक या दो ही रहेंगी, वही आपके प्रबल अम्ल। एग्जाम में आता है कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल को छाटिए, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार को छाटिए, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार को छाटिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपका HCl HNO3 H2SO4, ये आपके प्रबल अम्ल हो गए। ठीक है, अब बात करूंगा मैं किसकी, दूसरा पॉइंट है इसके अंदर आपका दुर्बल अम्ल। इसके बारे में दुर्बल अम्ल, इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, जो अम्ल, जो अम्ल कम संख्या में
जो अम्ल कम संख्या में H प्लस आयन देते हैं, आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसका उदाहरण लिखिए बच्चों। इसका उदाहरण एसिटिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया और ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। तो इसके लिखिए एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH। लैक्टिक अम्ल हो गया इसका उदाहरण, और टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल हो गया ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे इसके अंदर। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर बच्चों, अब मैंने अम्ल के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना? तो उसके बारे में देखेंगे। तो यहां पर लिखिए परबल सार, सेम वैसा इसके अंदर प्रोसेस रहने वाला है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर बोला है जो अम्ल, अब इसमें क्या हो जाएगा, जो क्षार किसी विलयन में OH माइनस की संख्या अधिक देता है वो प्रबल क्षार कहलाता है। तो वही हो जाएगा ना? हाँ, देखिए जो OH माइनस आयन अधिक देता है, अधिक देता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रबल क्षार कहते हैं। NaOH हो गया, KOH हो गया, उदाहरण लिखिए NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH2 हो गया, CaOH2 हो गया। ये याद रखना बच्चों। अगला लास्ट पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट है, वो है आपका दुर्बल सार, दुर्बल सार। अब मैं दुर्बल सार के बारे में बात करूं, सेम वही प्रोसेस है जैसा हमने एसिड में किया था, जैसा हमने अम्ल में किया था, बिल्कुल वैसा ही आपको इस बेस के अंदर करना है बच्चों। जैसा मैंने इसके अंदर किया ना, सेम टू सेम वैसे आपको इसके अंदर करना है। कैसे करना है? दुर्बल अम्ल के बारे में बात करूंगा। तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं बच्चों? जिसके अंदर क्या होता है बच्चों? OH माइनस आयन कम होते हैं, जिसमें OH माइनस कम होते हैं, अर्थात जो विलयन में जो हाइड्रोजन, जो विलयन होता है ना, सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? OH माइनस आयन क्या करते हैं? कम मात्रा में रिलीज करते हैं, कम मात्रा में देते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं दुर्बल क्षार। क्या कहते हैं बच्चों? दुर्बल क्षार। ठीक है, ये हो गया, आपके समझ में आ गया। इसका उदाहरण लिख लीजिए बच्चों। इसका उदाहरण है आपका NH4OH। क्या है एग्जाम्पल इसका? लिख लीजिए NH4OH। ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। इसके अंदर आपके ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा घूमता है, और इसके अंदर आपका लैक्टिक अम्ल पूछेगा, दही के अंदर पाए जाने वाला ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इसके अंदर पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान में रखना है। अब आपको मैं समझा दूं, आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बटो बता अम्ली प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षार क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल क्षार क्या होता है, तो फटाक से कर दोगे ना? कर दोगे नहीं कर दोगे? कर दोगे, ठीक है ना? क्योंकि आपने समझा है भी कि प्रबल अम्ल क्या होता है, जो H प्लस आयन ज्यादा देता है। प्रबल क्षार क्या होता है? जो OH माइनस आयन ज्यादा देता है। दुर्बल अम्ल क्या होता है? जो H प्लस आयन कम देता है। वो दुर्बल क्षार क्या होता है? जो OH माइनस आयन कम देता है। समझ में आ गया? अब ऐसे आपको करना है। अगर प्रबल की बात हो तो HH वाले करने हैं, H2 वाले हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 इसके अंदर देखो तीन से दो से ज्यादा H आ गए, इसके अंदर सेम प्रोसेस इसमें रहेगी। H के अंदर दो है, लेकिन इसमें देखो NH4 H ज्यादा आ गए, तो याद रखना होता है NH4OH। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है इसके अंदर कुछ है पीएच के मान, उसके बारे में समझाता हूं आपको, फिर आगे हम कल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा पीएच स्केल के दैनिक जीवन में उपयोग, पीएच स्केल के दैनिक जीवन में उपयोग। अब थोड़ा सा लिखिए महत्वपूर्ण पीएच मान, लिखिए बिंदु महत्वपूर्ण पीएच मान। महत्वपूर्ण बच्चों पीएच मान, एक नंबर का प्रश्न 100% बनता है बच्चों, यहाँ से दो नंबर के भी बन सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स भी बन सकता है, और ऑप्शनल क्वेश्चन भी बन सकता है, और अति गुजरात मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बन सकता है ना? तो वेट कीजिए, एक बार मैं थोड़ा सा ला रहा हूँ, मिशन शो है ना पीछे वाला, वो ला रहा हूँ मैं, एक बार वेट करना। अब देखो बच्चों, ये आपका जो पीछे वाला 2025 का मिशन शो है, इसके अंदर कुछ इंपोर्टेंट पीएच वैल्यू है वो दी हुई है, वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, उसको आपको अच्छे से याद करना है बच्चों, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज लिखवा देता हूँ कि इसके अंदर कौन से इंपोर्टेंट दिए गए हैं। इसके अंदर दे रखा है बच्चों, आपका एक दे रखा है रक्त का पीएच मान,
पहला पॉइंट लिख लीजिए बच्चों इसके अंदर, रक्त का पीएच, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आशुद्ध जल या फिर शुद्ध जल, आशुद्ध नाम आ जाए या जल आ जाए, एक ही चीज होती है, शुद्ध जल, अशुद्ध जल या फिर शुद्ध जल। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर बच्चों, वो है आपका जठर रस, जठर रस जो पेनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, उसके अंदर स्रावित होता है, उसका पीएच मान कितना होता है। फिर अगला इसके अंदर दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है आपका मानव शरीर का, मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है वो कितना होता है। फिर अगले दे रखे है इसके अंदर बच्चों, वो दे रखा है इसने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे रखा है बच्चों इसमें। फिर आगे दे रखा है इसमें, और जो भी इंपोर्टेंट है वो सारे के सारे मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं पीछे। और हाँ, एक दंतक 6 वाला, दंतक 6 वाला क्वेश्चन आएगा, उसका हो जाएगा 5.5 से कम हो जाता है तो, ठीक है ना। ये हो गया इसके अंदर पीएच के मान। और मैं इधर बात करूंगा तो इसके दे रखा है एक बच्चों लार, मतलब खाने से पहले, खाने से पहले क्या, खाने से पहले, खाना खाने से पहले लार का पीएच मान, खाना खाने के बाद में, खाना खाने के बाद पीएच मान किसका, लार का। तीसरा है इसके अंदर बच्चों नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू का रस, टमाटर, टमाटर, जठर रस का मैंने लिखा दिया, मेरे को मैंने से लिखा दिया। अब सारे हम लिख लेते हैं इनका, एक एक जल्दी से आप देख लेना, है भी एक बार आपको बता देता हूं मैं। अब देखो, एक एक समझना बच्चों। रक्त का पीएच मान जो होता है वो आपका होता है 7.4, कितना होता है रे, 7.4 होता है, कितना होता है, 7.4। आंसू जल का कितना होता है, 7.0, मतलब कि आंसू जल का पीएच मान होता है बच्चों 0। अम्लीय वर्षा एक और लिख लीजिए बच्चों इसके अंदर, एक बच्चों है इसके अंदर अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा 7.4 से कम होगा इसके अंदर, इसका हो जाएगा बच्चों 5.6 से कम, 5.6 से कम। जठर रस का क्या हो जाएगा बच्चों 1.2। मानव शरीर का कितना हो जाएगा 7.5 से 7.8 तक, शायद यही रहेगा, 7.0 से 7.8, 7.0 से 7.8। मिल्क ऑफ मैग्नीज का पीएच मान होता है बच्चों 10 से। दंतक 6, दंतक 6 कारण क्या होता है बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि दंतक 6 बच्चे को क्यों होता है, हमारे दांत जो होते हैं वो खराब क्यों होते हैं बच्चों, इसका जो होता है 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम। यहां पर भी लिख लो बच्चों, 5.5 से कम हो जाता है। लार खाने, खाना खाने से पहले लार का होता है 7.4, मतलब प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। लेकिन जैसे खाना खाते हैं तो हमारी प्रकृति कैसी होती है, 5.8 हो जाती है, 5.8। और नींबू के रस का होता है 2.5, और टमाटर का होता है 4.1। ये हो गया बच्चों, इसको याद रखना। अब आपको एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये आया है हमारे पास में। रक्त का पीएच मान कितना है बच्चों 7.4। आंसू जल का पीएच मान आप ये सोच लीजिए कि 7.4, मतलब ये 7 फुट 4 इंच का आदमी था, उसमें कितना रक्त था बच्चों 7.4 में पूरा, मतलब रक्त का पीएच मान था 7.4। आशुद्ध जल, 7 बजे क्या होता है, नल में पानी आता है। शहरों में क्या होता है बच्चों, 7 बजे सुबह नल में पानी होता है, फिर क्या होता है 1-2 घंटे आता है, फिर बंद हो जाता है। तो याद रखेंगे, आंसू जल जो होता है, शुद्ध जल जो होता है, नल का जल जो होता है उसका होता है 7.0, मतलब 7 बजे। जठर रस का पीएच मान होता है बच्चों 1.2, जठर रस 1.2 याद रखना बच्चों।
ठीक है। मानव शरीर 7 फुट से लेकर 7.8 फुट तक होता है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 7 से लेकर 7.8। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का देखो बच्चों, जो मिल्क होता है, आपकी दूध की दुकानें होती है, वो सुबह 10 बजे खुलती है और रात को 10 बजे बंद हो जाती है। तो याद रखना बच्चों, मिल्क आपका आता है सुबह 10 बजे, वो 10 रुपए की थैली से शुरू होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बच्चों, 10। मैग्नीशिया मतलब महंगा मिलता है, ठीक है। दंतक से का मतलब होता है दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों होते हैं, जब आपका टीथ का, आपके मुंह का जो एसिड प्रकृति होती है, जो 5.5 की होती है बच्चों, कम हो जाती है। खाना खाने से पहले जो लार होती है वो होती है क्षारीय प्रकृति की, वो कितनी होती है 7.4। अब 7.4 फुट का जो आदमी है वो खाना भी खाएगा, खाना खाएगा तभी इसके अंदर रक्त बनेगा। तो ये खाना खाने से पहले हो गया। खाना खाने के बाद क्या हो गया, जैसे वो शरीर के अंदर जाएगा, मांसी के अंदर एसिड मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति। तो क्या हो गया 5.8, 5.8 उसका हो गया अम्लीय प्रकृति। नींबू का रस हो गया बच्चों 2.5। उसने मतलब 2 नींबू लाया और 5 आदमी के लिए उसने गिलास बनाए। तो 2-5 गिलास बनाओ। उसने बोला भाई कितने गिलास बनाने नींबू के रस के, बोले 2 से 5 गिलास बना दो, 2-5 गिलास बना दो, ठीक है। टमाटर का हो गया बेटा 4.1, मतलब कि 40 रुपए किलो, 40 के 1 किलो, मतलब 4 रुपए के 1 किलो टमाटर मिलते हैं। अम्लीय वर्षा की बात मैं करूँ तो 5.6 से कम, 5.6 से कम अगर होगा तो वो एसिड रेन होती है। क्या होती है बच्चों, अम्लीय वर्षा होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे बच्चों जो आपकी पीएच स्केल होती है उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, दैनिक जीवन में हम किस प्रकार से किस काम में लेते हैं और हमें किस प्रकार से उससे नुकसान जो होते हैं, हानिकारक प्रभाव होते हैं, उनसे बचना चाहिए, किस प्रकार से हमें उपयोग में लेना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे कल के चैप्टर के अंदर, कल से पार्ट के अंदर। तो पार्ट नंबर 4 जो होगा इस चैप्टर का आपका वो होगा। फिर पार्ट नंबर जो 5 होगा उसके अंदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम है, जो भी बुक्स में आए हुए हैं, सारे के सारे हम करने वाले हैं। तो आई होप सर सभी बच्चों ने लास्ट तक जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लास्ट तक देखा है और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना बच्चों, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना बच्चों, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे तो आपको वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलने वाला है। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, क्लासेज कंटिन्यू रहेंगी, 3 दिन क्लास लगेंगे, 3 दिन ऑफ रहेंगी, क्योंकि 3 दिन आपकी 8 क्लास की क्लासेज है। तो इसी वजह से आपको 3 दिन क्लासेज, और मैं यही कंटिन्यू रख रहा हूँ क्लासेज, और आप सपोर्ट के लिए भी आप सपोर्ट करूंगा। तो बच्चों बने, वीडियो कैसा लगा कमेंट, थैंक यू।